Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉर्न। एग्जाम्स को बहुत कम दिन रह गए हैं। आप सभी ने बहुत रिक्वेस्ट किया मैम इकोनॉमिक्स बीसीके का रिसेंट एमटीपी सॉल्व करवा दीजिए। हियर इज द वीडियो। वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सीरीज 1 नवंबर 2022 इकोनॉमिक्स एमटीपी गिवन बाय आईसीएआई। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1, कोई भी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। 60 क्वेश्चंस है इकोनॉमिक्स के, सारे चैप्टर्स कवर्ड है, सारे 60 क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। साथ साथ में ये देखेंगे कि कहां पर एरर्स है अकॉर्डिंग टू मी इन द एमटीपी और इन द आंसर्स गिवन इन द आंसर की। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है एग्जाम में। तो हम ये 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पर साथ साथ एक तरीके से पूरी इको रिवाइज होगी। आपको सही स्ट्रैटेजी का पता चलेगा क्वेश्चंस को क्रैक करने की। Now, I will give you a list of questions. Approximately 13 questions है 60 में से, जो मुझे लगता है थोड़े से इधर उधर हैं या एनालिटिकल हैं और आपको देखने ही देखने चाहिए। ये क्वेश्चंस जो हैं इनका नंबर मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th, 8th, 10th, 13th, 19th, 25th, 33, 35, 36, 38, 42, 44, 47 ये 13 क्वेश्चंस हैं। इनको आप जरूर देख लें। ये मुझे लगा कि थोड़ा सा एनालिटिकल है या थोड़े से डिफरेंट है। और दो क्वेश्चंस है जिनमें मुझे डाउट है, 36 और 44। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें अभी भी मुझे डाउट है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है, या तो आंसर में या तो क्वेश्चन में। और क्वेश्चन नंबर 44 है, उसमें मैं श्योर हूं क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा डी फॉर दिल्ली, क्वेश्चन 44 का। अभी हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन करके देखेंगे। आपको इसके बाद भी अगर कोई भी डाउट है, आप चाहते हैं मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक का रिवीजन करवाऊं, डू मेंशन इट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। बीसीके की एमटीपी चाहते हो या नहीं, अगर चाहते हो तो जरूर कमेंट्स में बताना, मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट, डोंट गो एनीवेयर, बी विद मी फॉर द कमिंग 60 मिनट्स। वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द इकोनॉमिक्स एमटीपी। लेट्स गो एंड डू इट नाउ। लेट्स सी, we have on our screen mock test paper number 1 November 2022। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इंश्योर्स दैट ऑल प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, कोई गारंटी नहीं है कि इकोनॉमिक्स पढ़कर सारे प्रॉब्लम्स का सही से सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन नॉट इंश्योर दैट ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी अप्रोप्रिएटली टैकल्ड। बिल्कुल सही बात है, आप इकोनॉमिक्स को पढ़िए, बात सही है, लेकिन ये गारंटी नहीं देता कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स अप्रोप्रिएटली टैकल हो जाएंगे। ये हमें एक लॉजिकल थिंकिंग देता है, एक टूल देता है, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने में मदद करता है ताकि हम सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ सकें, ठीक है। पर कोई गारंटी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स टैकल हो जाएंगे। इट डज नॉट इंश्योर, इट कैन नॉट इंश्योर, देयरफॉर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस आर्ट बोथ। हम सब जानते हैं ये सीधा सा आंसर है इसका, बोथ। थर्ड देखो, अ रैशनल पर्सन डज नॉट एक्ट अनलेस। तब तक एक समझदार इंसान, लॉजिकल रैशनल बंदा एक्ट नहीं करेगा तब तक कि वो ये नहीं समझ जाता कि जो भी मार्जिनल बेनिफिट होने वाले हैं या मार्जिनल रेवेन्यू होने वाला है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो ज़रूरी है, हम तभी कोई भी एक्शन लेंगे जब मार्जिनली जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा वो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज़्यादा होगा, ठीक है। बी क्यों गलत है, ये बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगा मार्जिनल रेवेन्यू से। गलत है भाई, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा कॉस्ट कम। थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। नहीं भाई, द कॉस्ट इंकर्ड इन द पास्ट बिफोर वी मेक अ डिसीजन, नहीं। दैट विच वी फॉरगो और गिव अप व्हेन वी मेक अ चॉइस और अ डिसीजन, ये सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन, ठीक है। हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, याद रखना, ठीक है। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो गया सी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट सिस्टम इज। मार्केट सिस्टम से मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे समझो, कैपिटलिज्म की बात कर रहा है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन चीज़ें होती है। कैपिटलिज्म को मार्केट इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेसे फेयर इकोनॉमी कहते हैं, राइट। अब देखो
रेगुलेटरी मैकेनिज्म क्या है मार्केट सिस्टम का? कंपटीशन है। आपके मॉड्यूल में दिया है कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 6th क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट फॉलो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम? इंडिया, भाई इंडिया क्या फॉलो करता है? इट फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, हमें पता है। ऑल राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इक्वल्स टू। कितना हम एक कमोडिटी के लिए तैयार है पे करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। हम कहते हैं ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। मतलब प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस। मान लो एक चीज अगर 10 रुपए की है और हम उसके लिए 10 रुपए ही देने को तैयार है, तो MUX और प्राइस इक्वल हो जाते हैं, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। तो व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे इज व्हाट? मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंप्लाइज दैट। अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज हो सकते हो। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है एक चीज खाई मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और खाया कम सेटिस्फैक्शन, और खाया कम सेटिस्फैक्शन। धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव करते हैं हम सक्सेसिव या कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी से, वो कम होती जाती है। सही बात है। तो यानी marginal utility which is derived from the first unit would contribute most to the consumer satisfaction. maximum satisfaction तो first unit से ही मिलेगा। बात सही है। आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है, मैम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस ओवर टाइम, ये क्यों गलत है? क्यों 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 गलत? इसलिए है किसी भी गुड या सर्विस की मार्जिनल यूटिलिटी टाइम के साथ कम नहीं होती, कंजिक्यूटिव कंजम्पशन के साथ में कंटिन्यूस कंजम्पशन की वजह से कम होती है। इसलिए ये गलत है, ए और डी सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 9 कहता है द बायर्स इन द मार्केट इंक्लूड, भाई कंज्यूमर, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट सब आते हैं बायर्स में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पर, तो एक बार मार्क करना और ध्यान से सुनना। आप किसी चीज़ का कंजम्पशन कर रहे हो क्योंकि आपको पता चलता है बाकी लोग भी वही कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। देखो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पर, आंसर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं होगा। दोनों पुराने मॉड्यूल्स में सेम ही थे, बट जब से नए मॉड्यूल्स आए हैं इन दोनों को अलग बाइफरकेट कर दिया। वेबलन इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी कमोडिटी को खरीदते हो उसकी पैसे की वजह से, उसके प्रेस्टीज इफेक्ट की वजह से। एग्जाम्पल, आप जैगवार कार खरीद रहे हो, मर्सिडीज खरीद रहे हो, राडो की वॉच खरीद रहे हो, क्योंकि आपको पता है इन कमोडिटीज़ को मार्केट में सोसाइटी में बहुत तवज्जो दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि महंगी होती हैं। इनको एक प्रेस्टीज के साथ एसोसिएट किया जाता है। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? जब आप किसी की तरफ फैशनेबल बनना चाहते हो, ठीक है, स्टाइलिश बनना चाहते हो आप तब बैंड वैगन इफेक्ट होता है। आप किसी प्रोडक्ट के साथ में एक पर्टिकुलर पर्सन को एसोसिएट कर रहे हो, उसके जैसा बनना चाहते हो, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट होता है जब आप चीज़ों को अवॉइड करते हो क्योंकि आप एक्सक्लूसिव यूनिक चीज़ें यूज़ करना चाहते हो। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वो होता है जब आपने देखा कि कोई और भी यूज़ कर रहा है, आप भी यूज़ करोगे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बिकॉज यू थिंक यू कैन ऑल्सो अफोर्ड। यहाँ पर क्या है? अदर्स आर कंज्यूमिंग द सेम कमोडिटी, मतलब आप किसी की तरह बनना चाह रहे हो, किसी की वजह से इसको खरीद रहे हो। आंसर हो जाएगा आपका बैंड वैगन इफेक्ट। आंसर इज बी, ठीक है। 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। एकदम फुल फोकस और एनर्जी बनाए रखो और आगे चलते जाओ इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, राइज इन द प्राइस ऑफ अ गुड डैश कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस और द एक्चुअल प्राइस। अब ये बोल रहा है, मान लो कि ये जो मार्केट प्राइस है ये बढ़ गई, मार्केट प्राइस बढ़ गई, तो कंज्यूमर सरप्लस पर क्या फर्क पड़ेगा? देखो कंज्यूमर सरप्लस जब मार्केट प्राइस बढ़ती है तो कम हो जाएगा, इट विल रिड्यूस, ठीक है। और ये मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, और आप कंज्यूमर सरप्लस पे पूरा लेक्चर भी देख सकते हो, ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके यहाँ पर। और याद रखो, जब मार्केट प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाता है, जब मार्केट प्राइस कम होता है तो कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाता है, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बहुत इजी है। ऑल द डिजायर्स, टेस्ट, मोटिव्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड डैश इन इकोनॉमिक्स। जितने भी हमारे डिजायर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, मोटिव्स होते हैं, उनको हम वांट्स कहते हैं।
तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डाउट आ सकता है। देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि ये याद रखो, आपको ध्यान भी होगा, दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है, ठीक है। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कैसा होता है, एल शेप का होता है, ठीक है। इनडिफरेंस कर्व हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये भी पता है। और हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये तो हम जानते हैं, बट क्यों होता है ये, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस की वजह से। तो आंसर क्या होगा भाई, ए का आंसर होगा 1, बी का आंसर होगा 3, सी का आंसर होगा डी यानी कि 4 और डी का आंसर होगा 2। तो 1 3 4 2 हमारा आंसर है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 3 4 2 सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब हो सकता है आपको यहाँ पर ना आए, तो देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है। सिंपल सा मतलब है, एक बॉक्स है ये और एक बॉक्स है ये, बॉक्स ए और बॉक्स बी या बास्केट समझ लो। बॉक्स ए में एप्पल्स हैं 10 और बनानाज हैं 5, और बॉक्स बी जो है उसमें, बॉक्स बी जो है, बॉक्स बी में एप्पल्स हैं 15 और बनानाज हैं 5। तो एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा वही चूज करेगा, क्या, वो बंडल ऑफ गुड्स चूज करेगा जहां पर किसी भी एक गुड की क्वांटिटी ज़्यादा है, एप्पल ज़्यादा है ना बॉक्स बी में, और किसी भी बाकी गुड्स की क्वांटिटी कम नहीं है, समझ रहे हो, दोनों में बनानाज इक्वल है, ठीक है। और एप्पल किस में ज़्यादा है, बॉक्स नंबर बी में। इसीलिए एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा उसी बास्केट को, उसी बंडल ऑफ गुड्स को चूज करता है जिसमें नंबर ऑफ गुड्स ज़्यादा होते हैं। यही होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, और इसी की वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। यही मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मीनिंग आगे भी सीएमटीपी में काम आएगा। आगे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहां पे उसने मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब पूछा है, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन का मतलब। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन में लेबर का शेयर पूछ रहा है। देखो कॉप डॉगलेस का इक्वेशन क्या होता है, Q इज इक्वल टू, ये ए कोई भी कांस्टेंट है, लेबर, ठीक है, और कैपिटल, ठीक है, हाँ जी यही है ना, दिस इज द इक्वेशन। अब हम जानते हैं a प्लस ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कांस्टेंट, और ये क्या है हमारा, ये है लेबर, ठीक है, और ये है कैपिटल। अब हम जानते हैं कि मान लो लेबर और कैपिटल जिस भी रेशियो में यूज हो रहा है वो क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, है ना। ये पूछ रहा है शेयर ऑफ लेबर कितना है टोटल प्रोडक्शन में, तो कितना है शेयर ऑफ लेबर, ए है, ये देखो लेबर के ऊपर क्या है, ए ही तो लिखा हुआ है ना, तो इसलिए शेयर कितना है लेबर का, ए। ठीक है जी, चलो अब देखिए, ये हो गया कॉप डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15 इजी सा है बट इंटरेस्टिंग है। देखो टी एंड कॉफी आर, आप जानते हो, सब्सटीट्यूट्स विच कैन नॉट बी यूज टुगेदर। कार एंड पेट्रोल आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर यूज टुगेदर। गोल्ड एंड डायमंड आर वेबलन गुड्स यानी कि प्रेस्टीज गुड्स, सर थॉस्टीन वेबलन ने दिए थे, याद है ना, सर थॉस्टीन वेबलन ने दिए थे वेबलन गुड्स, जिनको हम प्रेस्टीज गुड्स भी कहते हैं, जिनको हम नीड की वजह से नहीं, उनके पैसे की वजह से, स्टेटस सिंबल की वजह से खरीदते हैं। रागी एंड बाजरा आर गिफन गुड्स, ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्हाट, देखो ए का आंसर क्या है 2, बी का आंसर क्या है 4, सी का आंसर क्या है 1, और ये हो गया डी का आंसर 3, 2 5 1 2 4 1 3, ये रहा। तो बी इज द राइट आंसर। ये इजी था, ठीक है, चलो इसी तरीके से आगे चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, यहाँ पर भी कंफ्यूज हो सकते हो बट नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता है रिटर्न्स टू अ फैक्टर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट ऑफ चेंजेस इन, मतलब देखो हमने दो चीजें पढ़ी है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन को कहते हैं रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, है ना, या फिर रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, है ना, जहां पर हम जानते हैं केवल एक कोई भी वेरिएबल फैक्टर जो होता है उसी में चेंजेस हो सकते हैं, फिक्स्ड फैक्टर हमेशा फिक्स रहते हैं, उनमें चेंज नहीं कर सकते। लॉन्ग रन में क्या होता है, उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। तो रिटर्न्स टू फैक्टर आते ही आप समझ जाओगे शॉर्ट रन की बात कर रहा है। शॉर्ट रन में
एक ना एक फैक्टर ऐसा होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब फिक्स्ड होता है। तो जो आउटपुट में चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा? ओनली वन फैक्टर की वजह से होगा। ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखो 17 क्या कहता है, विच ऑफ द कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड। इनमें से ऐसा कौन सा कॉस्ट कर्व है जो कभी भी यू शेप नहीं हो सकता? भाई हमें पता है मैम, आपने हमें बहुत बार बताया है यूट्यूब पर और लाइव क्लास में भी, क्या यही कि ये होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ये कभी भी यू शेप नहीं हो सकता। बाकी कर्व्स क्या होते हैं? ये देखो, ये होता है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, फिर ये होता है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट जिसका मिनिमम पॉइंट ये रहा, और फिर एक होता है आपका ऐसा कुछ होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसका मिनिमम पॉइंट आपका पहले ही आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट कर्व्स यू शेप्ड होते हैं, बट एएफसी नहीं, वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको ये पूछ रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो एक चीज़ हमें पता है, क्या? सबसे पहली चीज़, टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये तो आउटपुट पर डिपेंड करती है, बट ये क्या होता है? ये हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो टोटल कॉस्ट में ये देखो, ये 2000 रुपये जो है ये तो क्या हो गया? फिक्स पार्ट हो गया। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है, कौन सा? ये वाला जो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ये हमसे पूछ रहा है फिक्स कॉस्ट बताओ जब क्वांटिटी 2000 है। अरे देवियों और सज्जनों, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स्ड होती है, ये आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती। चाहे 2000 हो आउटपुट या 2 या 2 लाख, फिक्स कॉस्ट फिक्स रहेगी। यहाँ फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2000। ये देखो, ये रही फिक्स कॉस्ट, तो यही आंसर हो जाएगा 18th का ए। ठीक है, अब ये देखिए 19th क्वेश्चन को मार्क कर सकते हो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप जानते हो ना किंग्ड डिमांड कब होता है? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि किंग्ड डिमांड कर्व जो होता है वो कौन से मार्केट फॉर्म में पाया जाता है? किंग्ड डिमांड कर्व कौन से मार्केट फॉर्म में पाया जाता है? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली या ओलिगोपोली, ये है किंग। ठीक है, ये क्या शो करता है? ये क्या शो करता है? ये प्राइस रिजिडिटी शो करता है और क्वांटिटी की भी रिजिडिटी शो करता है ये। ठीक है जी, तो इसलिए हम समझते हैं इसका आंसर 1 और 2 दोनों होना चाहिए। यस, इसका आंसर है ए फॉर एप्पल, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। भाई जब टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू को क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो चलो भाई, सबसे पहले तो टोटल रेवेन्यू ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलो टोटल रेवेन्यू ड्रॉ कर दो। टोटल रेवेन्यू होता है ऐसा, ये देखो, है ना, टोटल रेवेन्यू ऐसा होता है। तो भाई जब टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा होता है, हम जानते हैं मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है? ऐसा। देखो ऐसा ही तो होता है डायग्राम। अब देखिए, ये है आपका y, ये x और ये x एक्सिस। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। हाँ, अब देखो, जब टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इस पूरे एरिया की, तब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? या तो पॉजिटिव है या तो जीरो है, राइट? बढ़ रहा है तब क्या है? पॉजिटिव है या फिर जीरो है, तो इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता। जब टोटल रेवेन्यू फॉल करता है ना, ये देखो टीआर फॉल करता है, तब हमारा एमआर नेगेटिव होता है। हम जानते हैं एमआर नेगेटिव होगा जब टीआर फॉल करेगा। एमआर हमेशा पॉजिटिव रहेगा जब टीआर राइज करेगा, और एमआर जो है वो जीरो हो जाएगा जब टीआर हमारा मैक्सिमम होगा। ये हम जानते हैं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा एमआर इज पॉजिटिव। देखिए हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं और आगे मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहां पर मिस्टेक है। सो स्टे विद मी टिल द एंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, वैल्यू इन एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज। देखिए वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक वैल्यू, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? बी। और फिर ये वैल्यू इन यूज क्या है? याद करो, वैल्यू इन यूज क्या होता है? इट इज व्हाट? द यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। द यूटिलिटी, वैल्यू इन यूज का मतलब होता है यूजफुलनेस या यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है,
और वैल्यू इन एक्सचेंज का मतलब होता है इकोनॉमिक वैल्यू कि हम किसी कमोडिटी को अगर एक्सचेंज करेंगे मार्केट में तो कितने रुपए में वो मिलेगी या उसको लेने के लिए कितना रुपए हमें देना पड़ेगा, ठीक है, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू और वैल्यू इन एक्सचेंज। 22 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द टर्म मार्केट इज इनकरेक्ट। मार्केट का फीचर बोल रहा है, कौन सा गलत फीचर है ये बताना है, ठीक है। अब देखिए, मार्केट इज द कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, जी हाँ। इट नीड नॉट बी फॉर्मल, जी हाँ। इट नीड नॉट बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जी हाँ। आजकल ऑनलाइन मार्केट्स भी तो होते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। अ मार्केट मस्ट बी ए फॉर्मल और टू बी हेल्ड इन अ पर्टिकुलर प्लेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है, बिल्कुल गलत है ये। इसलिए 22 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। 23 देखो क्या बोल रहा है, इट इज सेइंग इफ अ फर्म्स टोटल रेवेन्यू इज नॉट इनफ, अगर टोटल रेवेन्यू इनफ नहीं है टू मेक गुड इवन द डैश, इट इज बेटर टू शट डाउन। तो शट डाउन पॉइंट क्या होता है भाई, अगर टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कम है, या बोलो एवरेज रेवेन्यू या प्राइस हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम है, तो हम शट डाउन कर देते हैं, यही होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इसने टोटल रेवेन्यू के बारे में पूछा है। अगर यहीं पर मानो इसने टोटल रेवेन्यू की बजाय एवरेज रेवेन्यू के लिए पूछा होता तो आंसर होता एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है जी। मैंने एक वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि ब्रेक इवन पॉइंट और शट डाउन पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है, मैं लिंक दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। द स्टडी ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई मॉडल इज यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग व्हाट, जो डिमांड और सप्लाई मॉडल है उसकी स्टडी से हमें क्या एक्सप्लेनेशन, किसको समझने में इजी रहता है हमें, हाउ मार्केट्स वर्क, मार्केट्स किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। चलो ये तो इजी सा था। नेक्स्ट देखो 25th, अ मोनोपोलाइज्ड मार्केट इज इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम व्हेन, मोनोपोलाइज्ड मार्केट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में कब रहता है। तो देखो सबसे पहले तो याद रखना, इसे मार्क कर लो, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मोनोपोलाइज्ड मार्केट लिखा है तो ये मोनोपोली की बात कर रहा है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर मोनोपोलिस्ट लिख दिया उसने, ये मोनोपोली की बात कर रहा है। मोनोपोलाइज्ड मार्केट मतलब मोनोपोली, ठीक है, ऑल राइट। अब देखो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम में क्या होता है, हमें पता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होती है, ठीक है है ना जी। और कभी भी एवरेज रेवेन्यू या प्राइस जो है ना वो हम कितना चार्ज करेंगे, मिनिमम या तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के जितना चार्ज करेंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जितनी हो रही है ना, या फिर उससे ज़्यादा, उससे कम तो नहीं चार्ज करते ना। मोनोपोलिस्ट जो सिंगल सेलर होता है वो क्या करता है, वो हमेशा हाई प्राइसेस चार्ज करता है। याद करो हमने पढ़ा था, अ मोनोपोलिस्ट नीड नॉट ऑपरेट एट द मिनिमम ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इन द लॉन्ग रन। मोनोपोली फर्म का मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, और वो बहुत ठगता है कंज्यूमर्स को, याद करो। उसको ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पर काम करे, इसलिए हम कहेंगे 25th का आंसर हो जाएगा सी। प्रोडक्शन कहाँ होगा, इट विल हैपन वेयर लॉन्ग रन एमसी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इज नॉट बिलो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। कभी भी प्राइस लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से कम नहीं होगी, या तो ज़्यादा होगी या तो उसके बराबर होगी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था, एनालिटिकल था, तो इसको मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन 26 देखो क्या कहता है, इफ अ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन अ मार्केट दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यू सेलर्स। देवियों और सज्जनों, फ्यू सेलर्स की बात आते ही हमें याद आता है 2 to 10 सेलर्स, और उसका जवाब है ओलिगोपोली। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, यहाँ देखो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ फर्म सेल्स इट्स आउटपुट ऑन अ मार्केट दैट इज हैविंग फ्यू सेलर्स एंड मैनी बायर्स। मैनी बायर्स तो सब में होते हैं, ओलिगोपोली, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, सब में मैनी सेलर्स होते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी। देखो जब भी लिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी की बात आती है ना, लिमिटेड की, तो वो होता है मोनोपोली, मोनोपोली, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ लिखा हुआ आ गया अनलिमिटेड लॉन्ग रन रिसोर्स मोबिलिटी, तो अनलिमिटेड मोबिलिटी होती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो लिमिटेड जब मोबिलिटी होती है, मोबिलिटी का मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, तो बेसिकली इसका मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो आराम से अनलिमिटेड इधर से उधर जा सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और लिमिटेड मोबिलिटी, लिमिटेड मूवमेंट होता है मोनोपोली में। यहाँ पर फ्यू सेलर्स था तो सीधे सीधे आंसर हमारा ओलिगोपोली हो गया, ठीक है। सिंगल सेलर होता तो मोनोपोली होता।
ठीक है जी। चलो 27 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सुना है ना, कहाँ पे होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन में हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता, बाकी सब में हो सकता है। तो ये सारे के सारे हैमबर्गर, शर्ट, ऑटोमोबाइल, सारे के सारे एग्जाम्पल्स है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के। ठीक है, इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर दो, प्रोडक्ट सिमिलर सा है बट फिर भी अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 28 देखो, डिक्रीज इन इनपुट डिमांड। इनपुट का मतलब क्या है यहाँ पर? जो भी रॉ मटेरियल हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनको हम यूज कर रहे हैं, लेबर वगैरह, उनकी डिमांड कम हो गई। उनकी डिमांड कम होगी तो क्या होगा? उनके प्राइजेस भी कम हो जाएंगे, सीधी सी बात है ना। तो इट विल पुल द इनपुट प्राइजेस डाउन। 28 का हो जाएगा सी। अब आगे देखो, आगे है क्वेश्चन नंबर 29 जो कहता है डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स डैश इन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। अलग अलग बिजनेस साइकिल्स डिफर करते हैं भाई ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में। सिंपल सी बात है, हमने देखा हुआ है इंटेंसिटी, रीजन, कॉजेस ऑफ वेरियस बिजनेस साइकिल्स आर डिफरेंट। क्वेश्चन 38 देखो, इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द स्पेंडिंग ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर में, कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट्स में चेंज लाए, तो वो डायरेक्टली किस चीज़ को चेंज करती है और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स पे भी चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कंज्यूमर के स्पेंडिंग पैटर्न में चेंज लाना और वो किसी चीज़ में चेंज करती है, उसकी वजह से शॉर्ट रन में इंटरेस्ट रेट्स भी चेंज हो जाती है। ये क्या होता है? गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करती है, हमें पता है। ऑल राइट, वी हैव ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 to 30 और लास्ट 30 क्वेश्चंस बचे हैं। स्टे विद मी। और देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? डैश इज कंसर्न विद द वेलफेयर प्रपोजिशन। वेलफेयर मोटिव किस में होता है भाई? नॉर्मेटिव साइंस में होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय whom? कंसेप्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वाज गिवन बाय whom? जल्दी से बताओ। क्वेश्चन 32 देखो, the greater the inequalities in the distribution of money income, the greater the inequalities in the distribution of national output। भाई जितनी ज़्यादा इनकम मनी इनकम में इनइक्वालिटीज़ होगी, है ना, लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत कम पैसा, बहुत इनकम इनइक्वालिटीज़ है, उतनी ही ज़्यादा नेशनल आउटपुट के डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनइक्वालिटीज़ होगी। सिंपल सा है ये। 33 देखो, ये देखो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बोला था ना मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस फिर से पूछेगा। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती है? अब हमें पता है 2 बंडल ऑफ गुड्स हैं जिसमें ज़्यादा गुड्स होंगे दोनों टाइप के, ए भी और बी भी। एक कंज्यूमर जो है वो वही कॉम्बिनेशन, वही बंडल ऑफ गुड्स लेगा जिसमें नंबर ऑफ गुड्स ज़्यादा होंगे सभी टाइप के। ठीक है, तो मोर ऑफ वन गुड्स, बात तो सही है। लेस ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स, नहीं जी। मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स, कम से कम एक गुड तो ज़्यादा है, हाँ जी। एंड लेस ऑफ अदर गुड, ना जी, हमें तो ज़्यादा ही ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ही ज़्यादा। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस का सही आंसर क्या होगा? देखो जो हमने पढ़ा है, समझा है, उसके अकॉर्डिंग मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स, कोई भी एक गुड उस बास्केट में ज़्यादा है, एंड नो लेस ऑफ अदर गुड, बाकी कोई भी गुड कम भी नहीं है। मतलब देखो 2 बास्केट्स है, एक में 10 एप्पल्स है और दूसरे बास्केट में 5 एप्पल्स हैं। ठीक है, तो एप्पल की बात करो तो इसमें एप्पल ज़्यादा है तो हम ये लेंगे। अब बनाना की बात करो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऑरेंजेस की बात करो, इसमें 5 है और इसमें 4 है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा जो गुड है, दूसरा कौन सा? ऑरेंज। ऑरेंज इसमें कम है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे। वी विल चूज बास्केट नंबर ए। तो मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड, कम कोई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जो होगा वही लेंगे। आई होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन 34 देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS ऑफ x फॉर y, हम ऐसे ही लिखते हैं ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y, है ना। वो क्या होता है? कितने यूनिट्स MUX अपॉन MUY, कितने यूनिट्स आप y के खोने को तैयार हो एक x पाने के लिए, इसी को कहते हैं। तो ये किसने दिया है हमें? हिग्स एंड एलन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या? असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। क्या होता है इसमें? असर्शन मतलब इसने एक लाइन बोली, देखो क्या कह रहा है,
आइसो कॉस्ट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब भाई हम जानते हैं आइसो कॉस्ट कैसा होता है, आइसो कॉस्ट लाइन कैसी होती है, ऐसी तो होती है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गई आपकी एक आइसो कॉस्ट लाइन। अब रीज़न बता रहा है इसका, इसके अकॉर्डिंग क्या रीज़न है कि मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज जो होती है दो इनपुट्स के बीच में वो कांस्टेंट होती है। तो बात सही है आपकी, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यहाँ काम आता है, MRTS, है ना, ऑफ एक्स फॉर वाई। और अगर ये दो इनपुट्स के बीच में ये कांस्टेंट रहती है, मतलब 2 2 2 2 2 ही रहती है, 1 1 1 1 ही रहती है, तभी एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है। अब याद करो आइसो क्वांट होता क्या है, एक बार याद कर लो आइसो क्वांट क्या होता है। आइसो मतलब इक्वल, क्वांटिटी मतलब आउटपुट या प्रोडक्ट, ठीक है। तो कोई भी इनपुट्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं हम, लेबर और कैपिटल का, और हमेशा हमें सेम कॉस्ट आती है, सेम कॉस्ट आती है, तो उसे कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। मतलब जो भी पॉइंट्स होते हैं ना आइसो कॉस्ट लाइन पे, वो हमेशा आपको सेम एक्सपेंडिचर देते हैं, सेम खर्चा करवाते हैं आपका, ठीक है। तो भाई बात सही है, आइसो कॉस्ट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, और इसलिए क्योंकि MRTS जो है वो कांस्टेंट होता है, तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। 35th भी समझ आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन जो है इसमें मुझे थोड़ा सा लोचा लग रहा है यहाँ पर। ये पूछ क्या रहा है आपसे, देखो ये पूछ रहा है आपसे एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। अब एवरेज प्रोडक्ट कैसा होता है, देखो एवरेज प्रोडक्ट तो ये होता है AP, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, अगर आप देखो तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऐसी होती है, दिस इज एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं आपको कहूँ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसी होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये होती है जिसका मिनिमम पॉइंट पहले ही आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलो, हाँ। तो अब ये जो है ना, ये आपसे रिलेशनशिप पूछ रहा है एवरेज प्रोडक्ट के बारे में, मतलब ये, और AVC के बारे में। AVC का है ये रहा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, सबसे पहले 36 का आंसर है A, यानी कि ये कह रहा है कौन सा करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। फर्स्ट ऑप्शन 1 कह रहा है व्हेन AP राइजेस, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है AVC फॉल कर रहा है। तो एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ रहा है तो AVC फॉल कर रहा है, बात तो सही है, बट ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाद में ये एवरेज प्रोडक्ट के राइज करते करते हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने भी लग जाता है भाई, तो ये गलत हो रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखो ये वाला, व्हेन AP रीचेस इट्स मैक्सिमम, ये देखो ये रहा मैक्सिमम पर पहुंच गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज एट इट्स मिनिमम, ऐसा नहीं है, यहाँ देखो ये रहा, ये मिनिमम तो यहाँ पर है, तो ये भी गलत हो रहा है, समझ गए। ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो ये वाला, व्हेन AP फॉल्स, ये देखो ये एवरेज प्रोडक्ट जब गिर रहा है, ये गिर रहा है, AVC राइजेस, ये बिल्कुल सही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज कर रहा है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, अगर आप सारी बातों को भूल जाओ, अभी हमने जो देखा कि ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, बट ये ट्रू है, ठीक है। अगर हम किसकी रिलेशनशिप देख रहे हैं, AB और AVC, एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की रिलेशनशिप देखें तो फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड फॉल्स है, पर थर्ड ट्रू है, ठीक है। तो यानी कि करेक्ट कौन सा है इसमें से, विच इज करेक्ट, ओनली 3, तो इसका आंसर B होगा देवियों और सज्जनों, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर B होगा, ठीक है। B फॉर बॉम्बे करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 37। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे सेलर्स हैं और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे। देखो सबसे पहली बात तो बहुत सारे सेलर्स है, वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ओलिगोपोली नहीं हो सकता, 2 to 10 सेलर्स होते हैं यहाँ। मोनोपोली में एक सेलर होता है और मोनोपोलिस्टिक में लार्ज होते हैं, बट यहाँ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्योर कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन। 37 का आंसर हो जाएगा आपका D, ठीक है जी। चलो अब 38 देखो, अच्छा है ये क्वेश्चन भी, आप देख सकते हो। मैंने आपको बताया हुआ भी है कि मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो या फिर मोनोपोली हो, डिमांड कर्व कैसे होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, है ना। अब देखो मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट का तो डिमांड कर्व ऐसा होता है और मोनोपोली का थोड़ा लेस इलास्टिक होता है दोनों का डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है। ठीक है। ये पूछ रहा है MC के बारे में,
मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव के बारे में। क्यों ज़्यादा इलास्टिक होता है भाई? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत होता है, लार्ज नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, क्लोज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 39 कहता है एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर, नॉट फाउंड अंडर, एक्सेस कैपेसिटी कहाँ पर नहीं मिलता भाई? नॉट फाउंड, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं मिलता। ऑल द फर्म्स इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन दे आर द ऑप्टिमम फर्म्स, सब लोग मैक्सिमम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करते हैं और जो भी क्या जो भी भाई रिसोर्सेस होते हैं उनका बेस्ट यूज करते हैं, वहां पर मिनिमम या जीरो वेस्टेज होता है। ठीक है, क्वेश्चन 40 देखो आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये है कौन से टॉपिक से? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए तुम्हें। ये बोल रहा है अगर हम एयर टिकट्स के प्राइजेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू भी बढ़ जाता है, और अगर हम प्राइजेस को कम कर देते हैं तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाता है। अब बताओ इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? ये टोटल आउटले मेथड का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब इन इलास्टिक, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। अब यहीं पर अगर ऐसा होता कि हम जब फेयर को बढ़ा रहे हैं, प्राइजेस को बढ़ा रहे हैं, हमारा टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, तब हम जानते इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 होता आंसर। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। अ नेसेसिटी इज डिफाइंड एज अ गुड विच इज हैविंग डैश। अब हम जानते हैं नेसेसिटी क्या होता है भाई? एक ऐसा गुड्स जो ज़रूरी होता है हमें, नेसेसरी गुड्स। ठीक है, इनकम इलास्टिसिटी की बात हो रही है। देखो इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है लग्जरी के केस में। इनकम इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है किसके केस में? लेस देन और इक्वल टू 1 होती है नेसेसरी गुड्स या नॉर्मल गुड्स के केस में, और ये नेगेटिव होती है इन्फीरियर गुड्स के केस में। याद है ना, इन्फीरियर गुड्स के केस में। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 पूछ रहा है, ये आंसर आपका हो जाएगा इट इज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब 0 और 1 के बीच में होती है नेसेसिटीज के केस में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में। मोर देन 1 होता है लग्जरी, और नेगेटिव लेस देन 0 नेगेटिव होता है इन्फीरियर गुड्स। ठीक है तो इनकम इलास्टिसिटी जो है नेसेसिटी गुड्स की 0 से 1 के बीच में होती है। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन 42, इसको मार्क कर लो। क्या बोल रहा है? मोनोपोलीज आर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट बिकॉज, मोनोपोलीज आर एलोकेटिवली इनएफिशिएंट बिकॉज। सबसे पहले एलोकेटिव एफिशिएंसी का मतलब समझो। एलोकेशन करना मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एफिशिएंसी मतलब अच्छे से करना, ठीक है, बेस्ट तरीके से करना। तो मोनोपोलीज जो होती है ना, सिंगल सेलर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होते हैं, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते वो गुड्स एंड सर्विसेज का। एलोकेशन यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इनएफिशिएंट मतलब अच्छे से नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और वो हमेशा उतनी प्राइस चार्ज करते हैं जो कि मार्जिनल कॉस्ट से बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। आपने ध्यान से अगर पढ़ा हो तो हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन सबसे बेस्ट होता है, कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट ध्यान में रखता है, वहाँ पर प्राइस चार्ज इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है बट इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन स्पेशली मोनोपोली में हमेशा ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करता है सेलर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस चार्ज करते हैं और हमेशा आउटपुट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके, इसीलिए हम कहते हैं मोनोपोलीज जो हैं वो सोशल ईविल होते हैं, उनमें एलोकेटिव इनएफिशिएंसी होती है। ठीक है, 43 देखो क्या बोल रहा है। इन द लॉन्ग रन सम फर्म्स विल एग्जिट द मार्केट इफ प्राइस ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल इज लेस देन व्हाट। ठीक है, तो लॉन्ग रन में कई फर्म्स एग्जिट कर जाते हैं, क्या करेंगे? वो बाहर चले जाएंगे मार्केट से। कब? जबकि प्राइस जो है ऑफ द गुड इज लेस देन व्हाट, ये पूछ रहा है। ठीक है प्राइस का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, तो भाई जब भी हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है वो एवरेज कॉस्ट से कम होगा, जब भी हमारा एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम होगा, तब हम क्या करते हैं? हम लॉसेस इंकर करते हैं, और लॉसेस इंकर करेंगे तो फर्म्स बाहर चले जाएंगे। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो 44 क्या बोल रहा है। 44 बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बट इसका आंसर आपके एमटीपी में मेरे अकॉर्डिंग गलत है, एरर हो गया। देखो क्या बोल रहा है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है? कौन से पॉइंट पर होता है? जहां पर कॉस्ट लाइन जो होती है, कॉस्ट लाइन इज टेंजेंट टू द आइसोकोंट।
यही तो होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भाई, ठीक है। अब मान लो ये तो आइसोकॉस्ट लाइन है तुम्हारी, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा आइसोक्वांट, ठीक है। तो यहीं पर तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी फॉर दिल्ली होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना वो तभी फायदेमंद रहता है, वो तभी प्रॉफिटेबल होगा अगर अलग अलग मार्केट्स में इलास्टिसिटी अलग अलग होगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन से मार्केट में सबसे ज़्यादा होता है? मोनोपोली में होता है। 3 डिग्रीज होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, 3 टाइप्स होती है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। ये क्लासिफिकेशन किसने दिया? प्रोफेसर पीगू ने दिया। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के कुछ कंडीशंस हम जानते हैं, उनमें से एक ये है तभी वो प्रॉफिटेबल होगा जब अलग अलग सब मार्केट्स में अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 46 कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वुड बी। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगी नॉर्मेटिव साइंस वर्सेस पॉजिटिव साइंस, अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, देख लेना, ज़रूर क्वेश्चन आता है। पॉजिटिव साइंस क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जिसमें आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जाए, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। नॉर्मेटिव साइंस का होता है जहाँ पर वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, जहाँ पर ज्ञानबाजी होती है, वहाँ पर कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। 46 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 47 देखो क्या कह रहा है, इन इकोनॉमिक अचीव्स प्रोडक्टिव एफिशिएंसी व्हेन। अब फिर से इसको मार्क करो, क्वेश्चन 47 को मार्क कर लो भाई, हाईलाइट कर लो। एलोकेटिव एफिशिएंसी देख चुके, अब प्रोडक्टिव एफिशिएंसी होती क्या है? देखो प्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन करते हुए की बात कर रहे हैं हम, जब प्रोडक्शन हो रहा है तब की बात। एफिशिएंसी मतलब वही अच्छे से काम करना। देखो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? एक तो देखो होती है एफिशिएंसी, ठीक है, एक होती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब एक घंटे में आपने कितने यूनिट्स बनाए, दैट इज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। कितनी प्रोडक्टिविटी निकली, एक घंटे में आपने कितनी पढ़ाई की, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाए, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एफिशिएंसी क्या होती है? उन्हीं यूनिट्स को बनाते हुए पर यूनिट कॉस्ट कितनी कम आई आपकी, एफिशिएंटली आपने प्रोडक्शन किया कि नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी में दोनों चीज़ें आएंगी कि कॉस्ट भी मिनिमम हो और नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा बने, हर रिसोर्स का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बेस्ट पॉसिबल कैपेसिटी में, और गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बने वो लीस्ट कॉस्ट पर बने, ठीक है। इसको मार्क कर लेना। 48 देखो कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, देखो कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है ना। एक्सपेंशन कब होता है? जब प्राइस कम हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब प्राइस कमोडिटी की बढ़ जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन एंड डिमांड इज हैपनिंग व्हेन द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड कंसर्न्ड, ठीक है। अब जल्दी से नीचे चैट में बताओ, अगर किसी और गुड की प्राइस बढ़ जाती है, गुड की प्राइस, किसी और गुड की प्राइस बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं ये बताना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखो, जल्दी से देख लो, लास्ट 10 मिनट्स का और बचा है, देन we will be done। देखो 49, all the following are the features of monopoly except, इनमें से कौन सा मोनोपोली का फीचर नहीं है? सिंगल सेलर होता है, यूनिक प्रोडक्ट होता है, कुछ एडवर्टीजिंग तो होती है, प्राइस टेकर होता है क्या फर्म? प्राइस टेकर मोनोपोली में नहीं जी, नहीं 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 नहीं, पाप नहीं करने का। फर्म्स आर द प्राइस मेकर, प्राइस मेकर होता है फर्म, ठीक है। सिंगल सेलर है, खुद की मर्जी से प्राइस डिसाइड करता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 50, अदर नेम ऑफ द बजट लाइन इज प्राइस लाइन। अरे मैन क्या इजी सा क्वेश्चन था, ये तो हमें आता था, ठीक है, मुझे पता है तुम्हें आता था, लेकिन एमटीपी में दिया है तो सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन 51 क्या कहता है, कहता है डैश एक्सप्रेस्ड द व्यू इकोनॉमिक्स इज न्यूट्रल बिटवीन एंड्स। मैंने एक पीडीएफ दिया हुआ है, आज फिर से टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाना और पीडीएफ लेना, जिसमें सारे नाम डाल दें इकोनॉमिक्स में जितने भी हैं आपके कोर्स में। 2 पेजेस का पीडीएफ है। हर बार 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन इस पीडीएफ से आते हैं, इसको ले लेना, शेयर करना सबके साथ में और रट लेना, याद कर लेना सारे नाम। 52 देखो क्या कहता है, द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन। कंज्यूमर सरप्लस का लॉ जो है
वो किस पर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है, हम सबको पता है। अब जल्दी से एक बार कमेंट में कमेंट करके बता दो कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट या फिर कंज्यूमर सरप्लस का कंसेप्ट कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है? कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया है? उनका नाम ए से शुरू होता है, ये आपको बता देती हूँ, नीचे कमेंट करके बता दो जल्दी से। क्वेश्चन 53, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरेबिलिटी, कार्डिनल का मतलब होता है काउंटेबल, ठीक है, कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। ये अप्रोच हमें दिया किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। एक है हमारे पास में ऑर्डिनल अप्रोच, वो कहता है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन ओनली बी गिवन अ प्रेफरेंस और अ रैंकिंग, ये हमें दिया हिक्स एंड एलन ने, ठीक है जी। चलो इफ क्वेश्चन नंबर 54 देखो इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, अगर दो गुड्स पूरी तरीके से अनरिलेटेड है, एग्जाम्पल बटर एंड कार, उनके बीच की क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी होगी जी? उनके बीच की क्रॉस इलास्टिसिटी होगी 0। अगर दो गुड्स सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है पॉजिटिव, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो उनकी क्रॉस इलास्टिसिटी होती है नेगेटिव। ये देखो 55th, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। फंक्शंस क्या होते हैं? टू इनिशिएट द बिजनेस, टू बियर द रिस्क, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड initiation, risk bearing, coordination and innovation. It is the most important of the functions. Most important function of an entrepreneur is to innovate. ये किसने कहा है? शूमपीटर ने कहा है। मैम आप सब कुछ रिवाइज करवा दोगे क्या? हाँ जी बिल्कुल, तभी तो लेकर आई हूँ मैं एमटीपी का रिविजन। देखो विच इज नॉट द फंक्शन, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो है वो कोई फंक्शन नहीं है। क्या क्या फंक्शंस हैं एंटरप्रेन्योर के? 4 फंक्शंस दिए हैं, टू इनिशिएट द बिजनेस, टू कोऑर्डिनेट amongst the various factors, to bear the risk and to innovate. Innovation is the most important function of an entrepreneur. 56 देखो, which of the following is not one of the features of capitalistic economy? not कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम कहते हैं लेसे फेयर इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका फीचर क्या नहीं है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कंपटीशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे ये क्या बोल दिया, ये तो पाप हो गया। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंपटीशन, और एक और इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्या? चॉइस, और एक होता है कंपटीशन, और एक होता है प्रॉफिट मोटिव। भाई प्रॉफिट के लिए तो जीरे मर रहे होते हैं कैपिटलिज्म में सब, ठीक है, तो सी गलत है। लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 57 रिलेशनशिप पूछ रहा है AR MR इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। क्या होता है? MR इज इक्वल टू AR इंटू E-1/E, यही तो होता है। तो ढूंढ लो कहाँ है, ये रहा, सी हो जाएगा आंसर। 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल पूछा है क्वेश्चन 58 में। क्या होता है भाई 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल? ये होती है आपकी ट्रेंड लाइन या ग्रोथ लाइन, और बिजनेस साइकिल कुछ ऐसी होती है, ऐसी तो होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पीक ये रहा, और इसी को बूम भी कहते हैं। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, पीक और बूम तो सेम होता है, पीक और बूम, ठीक है, तो वैसे भी आंसर सी हो गया। और वैसे देखो कहते क्या है, पीक या बूम, और इसे कहते हैं ट्रॉफ या डिप्रेशन, बॉटम मोस्ट पॉइंट को। और जब नीचे आते हैं तो उसे कहते हैं रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन, और जब ऊपर जाते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपेंशन या फिर अपस्विंग या फिर रिकवरी, ठीक है जी। चलो लास्ट 2 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 59 डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ द सेल्फ ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। 59 का आंसर हो जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन देखो 60th, ये बोल रहा है इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो क्या हो जाएगा? इनकम 20/10 यानी कि 2, और ये लग्जरी गुड है, तो इसका आंसर क्या? दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस। ये हमने इकोनॉमिक्स का नवंबर 2022 का सीरीज 1 MTP पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से मैं BCK का भी MTP आपको सॉल्व करवाऊं, देन यू नीड टू कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। 2 क्वेश्चंस में मैंने आपको मिस्टेक बताई है, दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देख लेना। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में, देन यू नीड टू मेंशन इट इन द कमेंट्स, मैं जल्दी से सॉल्व करूंगी। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बी फोकस्ड। अच्छे से जो भी तैयारी करी है अभी तक उसे रिवाइज करो, कुछ नया मत उठाना। We wish you all the best. Entire Unicorn team is there with you, and we are sure that you will come up with flying colors. Bye bye.